बीजेपी 400 जाएगी हार इस बार। इसके बाद जो बचता है बीजेपी पाएगी वही। इस बार बीजेपी 400 हार रही है, इसलिए नारा दे रहे हैं वो लोग। तो ये भरम में न रहे, ये जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। किन सवालों पे लड़ रही है आप बताइए? मसालों का दाम इतना बढ़ गया, आप जीरा का दाम जो है 200-250 रुपए किलो होता था, 1000-1200 रुपए किलो का जीरा लोग खरीदना शुरू किए और दाल में तड़का देना भूल गए। यहीं पर सब्जी, आप टमाटर जैसी सब्जी जो किसान के खेत में पैदा होता है फेंक दिया जाता है, उसका दाम उचित नहीं मिल पाता है। और वही सब्जी टमाटर 300 रुपए किलो बेचा गया, प्याज जो है 200 रुपए किलो बेची गई, नमक का दाम बढ़ गया, पहले 10-15 रुपए में होता था, आप 35 रुपए 40 रुपए में नमक का दाम मिल रहा है। खाने का तेल बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम जो 50 रुपए 60 रुपए था वो 100 रुपए को पार कर गया। गैस सिलेंडर जो 350-300 में मिलती थी, तब इनके नेता जो है दिल्ली की सड़कों पर गैस सिलेंडर कंधे पर लाद करके कहते थे कि बड़ी महंगाई है, इस सरकार को हटाना, ये भ्रष्टाचार में डूबी है। और 1200 रुपए में गैस सिलेंडर लोगों ने खरीदा। आप जान लीजिए कि इस तरीके से महंगाई है कि घरों के जो महिलाएं किचन में रहती हैं, खाना बनाती हैं, उनसे पूछिए कि कौन सी सब्जी आई है, तो ये जवाब देती हैं कि कौन सी सब्जी लाए। सब्जी का राजा के दरबार में बहुत बड़ा राज था, तो एक होटल चलाता था बनिया बिरादरी का, तो वो रोटी बेचता था 10 रुपए में, एक रोटी 4 रोटी 10 रुपए में बेचता था। तो उसने रोटी का दाम महंगा कर दिया, 10 के बजाय 20 रुपए में रोटी बेचने लगा। जब महंगाई बढ़ी खूब तो जनता त्राही त्राही करने लगी, चिल्लाने लगी। तो राजा के पास जब जनता गई तो कही कि राजा जी, वो दाम आपके राज में बढ़ा दिया, हम लोग रोटी खाने के लिए तरस जा रहे हैं, 10 रुपए था एकाएक 20 रुपए बढ़ा दिया। तो राजा ने उस बनिया को बुलाया, उस जो है होटल चलाने वाले को, मालिक को, कहा कि तुम जो है रोटी 30 रुपए में बेचोगे। तो उसने कहा कि हमने 10 रुपए बढ़ाया रोटी का दाम। तो जनता चिल्लाने लगी, त्राहिमाम करने लगी, और आप कह रहे हैं कि 30 रुपए में रोटी बेचें? कहा नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम 30 रुपए का बोर्ड लगाओ और 30 रुपए में बेचो, हम कल तुमको बुलवाएंगे। फिर जब इसने 30 रुपए दाम कर दिया तो जनता राजा के पास गई चिल्लाते हुए, कही कि बताइए राजा साहब, आपने कहा था कि रोटी का दाम कम कराएंगे और उसने तो बढ़ा करके 10 रुपए और 30 रुपए कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो एक बीच का रास्ता हम निकालते हैं। कहें क्या निकालते हैं? कहा अब रोटी का दाम हम 15 रुपए करा देंगे, रोटी का दाम 15 रुपए करा देंगे। तो राजा ने बुलाया उस होटल मालिक को, कहा कि अब आज से तुम 10 रुपए में नहीं, तुम रोटी 15 रुपए में बेचोगे, 2.5 रुपए मेरा होगा और 2.5 रुपए तेरा फायदा, यानी 12.5 रुपए तुम लोगे और 2.5 रुपए मुझे कमीशन आएगा। ये सरकार इस तरीके से लोगों को वसूली कर रही है। जियो का सिम आया, फ्री में 2 साल तक लोगों ने चलाया, एक आदत पड़ गई लोगों के दिमाग में। अब इसके बाद जियो की क्या महंगाई है आप देख लीजिए, जियो किस तरीके से लोगों से 300 रुपए के नीचे आप अपना जो है रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। उसी तरीके से जो ये चिल्लाते हैं कि हमने इतना गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर 300 रुपए, लोहा का क्या दाम है, ज्यादा से ज्यादा 100-200-300 रुपए होता। गैस सिलेंडर का दाम इन्होंने किस तरीके से बनियों को फायदा पहुंचाया। गैस का दाम 1200 ले गए और जब चुनाव आया उसका दाम घटा करके 200 रुपए, तो 900 रुपए। आज तक भी उस रेट पे नहीं पहुंच पा रही है। उसी राजा की तरह ये राजा जो है किस तरीके से मुंगेरी लाल के सपने दिखा दिखा करके जनता को लूटने का काम कर रहा है। जैसे कि गांव में जब एक नौटंकी होती थी, नाच होती थी, तो एक मखनचू लाल जोका रिकिम रिकिम करके पहन करके कपड़ा आता था, तमाम कलर का पहन करके कपड़ा आता था, तमाम रूप बना करके कपड़ा आता था। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुरूपिया टाइप के होते हैं जो ड्रेस बदल के, साड़ी बदल करके, कुर्ता बदल के, पैंट शर्ट जींस बदल करके मांगने का काम करते हैं। उसी तरीके से हमारा ये जो देश का प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री नहीं बोलता हूँ, आप जानते हैं कि 15,000 ड्रेस ये बदल चुका है और 15 से 20 लाख तक का ड्रेस पहनता है। पेन कितने की लगाते हैं जानते हैं? 2 लाख के ऊपर का मोंट ब्लांक का पेन है जर्मनी का जो ये लगाते हैं। मोवाडो की घड़ी लगाते हैं, ये जानते हैं कितने की है? 10 लाख के ऊपर की, 15 लाख की। और कहते हैं कि हम फकीर हो जाएंगे। नोटबंदी के समय इन्होंने क्या कहा कि मैं, अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई हों तो जनता से मैं माफी मांगता हूं। मुझसे अगर मैं 15 दिन में कंट्रोल नहीं कर लिया महंगाई को और इसको सुधार नहीं लिया तो जिस चौराहे पर चाहा हमको जूता खड़ा करके मार लेना। आप बताइए कि नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? आतंकवाद रुका, महंगाई रुकी, हवाला का पैसा रुका? कहीं कुछ नहीं रुका।
कोरोना में किस तरीके से पीएम केयर फंड के नाम पर इन्होंने लोगों से चंदा वसूला। जो नौकरी करने वाले थे उनका एक दिन का वेतन काटा गया, आज तक वो वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया। जो बुढ़ापे में लाठी का सहारा होते थे नौजवान, आज अगर कोई रिटायर हो जाए, जिस लालच में लड़का उसकी सेवा करता है, वो लालच उस लाठी को ही उन्होंने मार दिया। ये गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आप कौन सा आंकड़ा समझते हैं? आप बताइए। कहते हैं कि हम 81 करोड़ को राशन खिलाते हैं, और अभी एक मंच पे जाते हैं तो कहते हैं कि हम 25 करोड़ जो है गरीबी खत्म कर दिए। आप बताइए, 81 करोड़ में 25 करोड़ को ये घटाते भी नहीं है और कहते हैं कि हम 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं। अगर 25 करोड़ गरीबी हट गई है तो उनको राशन क्यों दिया जा रहा है? और राशन पैदा कौन करता है? राशन पैदा करता है हमारा किसान। और किसानों के साथ क्या हो रहा है? बॉर्डर पे अगर किसान आंदोलन करने जाता है, एमएसपी की गारंटी मांगता है और दुगनी आय करने की, फसलों का दाम दुगनी करने की बात करता है, तो कीले गाड़ दी जाती हैं, गड्ढा खोद दिया जाता है, ड्रोन से जो है उनके ऊपर हमला कराया जाता है, पानी का कैनन लगा करके उनके ऊपर हमला कराया जाता है। 1000 किसान मर गए, उनके परिवार को कोई पूछने वाला है? इस सरकार ने 1 रुपये मुआवजा कहीं से दिया? आज बताइए। पैरा पुलवामा में पिछली बार इन्होंने पुलवामा को खूब बनाया कि शहीदों के नाम पर वोट दे दिए। पुलवामा में जो 40 नौजवान मरे, आज उनके परिवार में कभी जा करके इंटरव्यू करिएगा, उस पैरा मिलिट्री का पेंशन नहीं है। उस परिवार को पूछने वाला कौन है? कोई पूछने वाला? उसके बच्चे की पढ़ाई कौन कैसे होगी, उसको पूछने वाला कोई है? इस पेंशन को इन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, इस देश में लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। अभी जिस गाय के नाम पर, गोमूत्र के नाम पर, गायत्री के नाम पर वोट मांगने का काम ये लोग करते हैं, आप जान लीजिए उसी बीफ कंपनी से इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया, चाइना की कंपनियों से चंदा लिया। आप एक सोनम वांगचुक, नहीं, सोनम वांगचुक जो है लद्दाख में, एक हमारे देश का नौजवान साथी बैठा है आमरण अनशन पे, सोनम वांगचुक, और पूरे देश को कह रहा, आह्वान कर रहा है कि चाइना हमारे अंदर घुस करके 4000 किलोमीटर हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया है और सड़क बना रहा, आवास बना रहा है। हमारे देश की सरकार चाइना पे नहीं बोलती है, लेकिन जब आप महंगाई की बात करोगे, आप शिक्षा की बात करोगे, किसानों की बात करोगे, महिलाओं के अधिकार की बात करोगे, तो ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। टमाटर यहाँ महंगा पूछा जाएगा तो ये पाकिस्तान की बिरयानी महंगा बताने लगेंगे। तो ये सरकार केवल जनता के दिमाग में चाहती है कि किस तरीके से जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, भाषावाद के नाम पे ध्रुवीकरण करके हम किस तरीके से जनता को बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम करें। लेकिन जनता इस बार, इनकी 10 सालों में जनता इस बार इनको समझ चुकी है कि केवल ये झूठ का पुलिंदा है और ये जुमलेबाज है। 15 लाख हमारे खाते में न दिया, न 2 करोड़ नौकरियां दिया। उसकी अपेक्षा पूरे जब से भाजपा सरकार है 70 पेपर आउट हो चुके हैं और 11 पेपर उत्तर प्रदेश में आउट हो चुके हैं। इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया है। आज छात्र जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। इलाहाबाद में जो प्रतियोगी छात्र रहते हैं, डेली 1-2 छात्र आत्महत्या करते हैं, पंखे से लटक करके मर जाते हैं। कोटा में जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हैं, मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं, वहां पे छात्र जो है आत्महत्या करके मर रहे हैं। जब पेपर लीक हो जाता है तो जो पढ़ने वाला लड़का है वो हतोत्साहित हो जाता है, सोचता है कि हम इतनी पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो एक फॉर्म भरने में 2,000 रुपए से कम नहीं लगता है। आवागमन और परिवहन के क्षेत्र में जाता है, वहाँ खाएगा तो टोटल खर्चा उसका पड़ता है एक फॉर्म भर के परीक्षा देने में लगभग 5,000, और उस 5,000 की भरपाई कौन करेगा? बार बार पेपर आउट होता है। तो इस पर सरकार, योगी जी कहते हैं कि हम लटका करके छौंका लगा देंगे। आप बताइए, इतने अपराधी घूम रहे, बृजभूषण शरण सिंह के घर छौका लगा लटका करके, ब्रजेश सिंह के घर छौका लगा, धनंजय सिंह के घर छौका लगा, विनीत सिंह के घर छौका लगा, बादशाह सिंह के घर छौका लगा, कहीं लगाए इन्होंने लटका करके छौका? इतने अपराध। लखनऊ की ही सड़क पर जो है पीसीएस अधिकारी की लड़की को गाड़ी से खींच करके रेप करके मार डाला गया, उसके घर छौका लगा क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। बीजेपी का कार्यकर्ता अगर इस तरीके का कृत्य करता, कुकृत्य करता है, तो उसको बचाने का काम ये सरकार करती है। और ये सरकार तो खुद गुंडों की सरकार रही है। आप योगी बाबा अपना मुकदमा खुद वापस लिए हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं? कोर्ट में कौन कौन से केस थे ऐसे? 307, 302, और हम नहीं कहना चाहते 377 का भी केस था।
तो ऐसे ऐसे केसों में उन्होंने अपने केसों को वापस लिया है। केशव प्रसाद मौर्य का केस वापस लिया गया। तो इनके अगल बगल जो ब्रिजेश पाठक बैठे हैं उनका भी इतिहास जान लीजिए वो क्या रहे हैं पहले। तो ऐसे ऐसे लोग उनके बगल बैठे हैं, तो क्या सोच हो सकती है। ये कहते हैं कि हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ। अगर हम अपने हक की मांग, जैसे एनआरसी के सवाल पर, सीए के सवाल पर आंदोलन चल रहा था, ट्रंप का आयोजन नमस्ते ट्रंप गुजरात में कराया गया। दिल्ली में जो दंगा किए कौन लोग थे? बीजेपी के लोग। कपिल मिश्रा आपसे निकल करके जो मोदी के ऊपर आरोप लगाया था एक महिला को लेकर के, 1.5 घंटे का भाषण है कपिल मिश्रा का विधानसभा में, ऑन रिकॉर्डेड मैं बोल रहा हूँ। उस विधानसभा में कपिल मिश्रा ने मोदी को धो डाला था, उसको जा करके आप सुन लीजिएगा। आप कपिल मिश्रा को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। और आज बता दें, नई चीज आप देखे होंगे, उज्जवल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा का पोता, 2970 वीडियो उसके आ चुके हैं, लगभग 8000 बता रहे हैं लोग की वीडियो है। और उस बलात्कारी को गठबंधन में लेकर के मोदी हाथ उठा करके उसको अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे जिताइए इसको, बहुत अच्छा लड़का है। और वो भाग कहाँ गया? जिस तरीके से नीरव मोदी भाग गया लूट के, ललित मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, उसी विजय माल्या भाग गया। भगाने का काम कौन किया? ये नोटिस भेजते हैं, पैसा लेते हैं, सिरिंज से जनता का खून निकालने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से उज्जवल रेवन्ना को भी भगाने का काम किया गया है। उस बलात्कारी के घर कब बुलडोजर चलेगा मोदी जी बताएंगे? 60 साल से लेकर के 12 साल तक की महिलाओं का ये नराधम ऐसे ऐसे पार्टी में इनके जुड़े हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके पार्टी में है। और एक परिवारवाद की बात करते हैं, 24 बेटों को इन्होंने टिकट दिया है। और उनका इतिहास आप खंगालेंगे तो कोई बलात्कारी है, कोई हत्यारा है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई डकैत है, कोई लुटेरा है, कोई चोर है। इस टाइप के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। और इस बार पीडीए का जो नारा समाजवादियों ने दे करके हम लोग मैदान में उतरे हैं, घर घर पीडीए चौपाल हम लोगों ने लगाया है। इस बार उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 80 सीटें, 80 नहीं, ये 8 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात है। हम लोग जीतने जा रहे हैं, सरकार हिंदुस्तान से इनकी जा रही है। और ये फकीर जो कहता था, सच कहता था, 15 लाख का सूट पहनने वाला, ये देखिएगा वास्तव में झोला लेकर के कहीं नीरव मोदी और ललित मोदी के यहाँ अपनी व्यवस्था न बना लिया हो, भाग के चला जाए विजय माल्या के यहाँ। ये व्यवस्था होने जा रही है, क्योंकि पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला हुआ है, कोरोना काल में नोटबंदी के नाम पर जो घोटाला हुआ है, वो सब उजागर होगा। वैक्सीन का जो मालिक है, वो बयान ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटेन की कोर्ट में कह रहा है एस्ट्राजेनेका और ये कोविशील्ड जैसी कि इसके लगाने से ब्लड में थक्का पड़ जा रहा है, लोगों का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। उसने जो है एफिडेविट दे करके स्वीकार किया है कोर्ट में। एक हमारे बाबा रामदेव हैं, बड़ा चिल्लाते थे कांग्रेस के समय में कि 35 रुपए का पेट्रोल नहीं चाहिए क्या? 35 रुपए के पेट्रोल की जगह काहे नहीं तुम बोल रहे कि 100 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए? उसको भी कोर्ट ने रेला है। कोरोना काल में कोरोनिल फर्जी दवा कहता था कि कोरोना एलोपैथ से नहीं ठीक होगा, आयुर्वेद से ठीक होगा। आज एफिडेविट दे दे करके माफी मांग रहे हैं बाबा रामदेव। क्यों मांग रहे हैं भाई माफी? अगर आप गलत नहीं थे तो माफीनामा क्यों दे रहे हैं? उनको डर है कि कहीं जेल जाना न पड़े। अब जनता जागरूक हो रही है, समय चाहे जो लगा जनता को जागरूक होने में। महंगाई से निजात पाना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। ये जो अभी इन्होंने नई शिक्षा पॉलिसी लाई है, नई शिक्षा पॉलिसी को किसी ने अभी पढ़ा नहीं है। नई शिक्षा पॉलिसी में क्या है? अब ये 4 साल का बीए करने जा रहे हैं, ये सेमेस्टर वाइज पेपर कराने लगे बीए में, एमए में, एलएलबी में। उससे क्या फायदा होता है जानते हैं? सेमेस्टर वाइज परीक्षा कराने से फीस की वसूली होती है, 2 सेमेस्टर में फीस देना पड़ता है। हॉस्टलों की फीस महंगी हो जा रही है, जो फीस 3000 की थी वो 30,000 कर दी गई, मेस की फीस महंगी हो गई। तो इस पर ये हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय के रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये स्थिति आप बताइए कि पूरे विश्व में 100 विश्वविद्यालयों का सूचकांक आया है, हिंदुस्तान का एक भी विश्वविद्यालय उस 100 नंबर में अपना नंबर नहीं लगा पाया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में हमारी गुणवत्ता का क्या स्तर है। आप जान लीजिए ये इस स्थिति में है। क्या रहेगा जिस तरह से बोलने पे सीधा जेल जाना पड़ रहा है, जैसे केजरीवाल को ले लिया जाए, तमाम नेता है, तो उम्मीद क्या रहेगी? हम शिक्षक थे, योगी बाबा के खिलाफ हमने बोला था
कि समाजवादी की सरकार आएगी तो आपकी पुरानी फाइलें खुलेंगी और आपने जो जो कृत्य किया है, और हम लोग आएंगे तो आपकी भी जांच कराएंगे। हम भी शिक्षक थे, हमको बर्खास्त किया गया, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं और कोर्ट में जानते हैं कि कौन लोग बैठते हैं, वहां भी वंशवाद एकदम चरम पर है। कोर्ट में कोई परीक्षा देकर के पास होता है? 3-3, 4-4 पीढ़ियों के जज बने हैं और उनकी मानसिकता क्या है इस देश में? अभी ओबीसी के सवाल पर कोई पिटीशन फाइल हो जाए तो उसको लटका दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है, उस पर ऑर्डर नहीं आता है। हम लोगों को सही समय पे ओबीसी आरक्षण भी नहीं मिल पाया था। जब केंद्र में बीपी सिंह जी की सरकार बनी तो मंडल की 40 संतुतियों में केवल एक संतुति लागू की गई है, 39 नहीं, और उसमें 27% आरक्षण देने का काम किया गया। पूरे देश में आग लग गया और कोर्ट हमारे खिलाफ जाने लगे। आप 9 जजों की बेंच बैठी और 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया गया। एक किसी को भी जानकारी नहीं थी, ओबीसी दलित के नेता को, सांसद को, किसी को जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके भी नेताओं और मंत्रियों को जानकारी नहीं थी, और सदन में पास हो गया। तो दिल बताइए 85% लोगों का बड़ा है कि दिल बताइए कि 15% लोगों का बड़ा है। हमने स्वेच्छा से स्वीकार किया। वो कहते थे कि 27% ओबीसी के लोग भीख में ले रहे हैं, आप बताओ 10% भीख हमने आपको दे दिया और कहीं विरोध नहीं हुआ, कहीं किसी ने चू नहीं किया कि आप हमारे देश में रहते हो, हमारे भाई हो। आप बताइए आपका दिल कैसे बड़ा है? केवल जात के नाम पे आप बड़े बनते हो, कर्म के नाम पे नहीं। 50% रिजर्व करके उसमें ओबीसी हम बताते हैं कि एक कॉमन एंट्रेंस कराया गया था मेडिकल के क्षेत्र में, ऑल इंडिया मेडिकल का एंट्रेंस कराया गया था, जिसमें दलित और ओबीसी के लड़के लगभग 70% कब्जा कर लिए थे मेडिकल के क्षेत्र में। तो सरकार ने अब एंट्रेंस कराना बंद कर दिया, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लोग थे उनका नुकसान होने लगा। पैसा वहां जाता है, प्राइवेट में भी आपको पढ़ना हो तो 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लिया जाता है डॉक्टर बनने के लिए, डिग्री बेची जाती है। तो सरकार उसके दबाव में आकर के कि इसमें तो ओबीसी और एससी और अल्पसंख्यक का कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने एंट्रेंस ही कराना बंद कर दिया। अभी अगर विरोध ना होता, उधर स्टालिन विरोध ना करते, तो आप बताइए कि मेडिकल के पीजी में लागू था? नहीं लागू था। कब से आरक्षण लागू है? बीपी सिंह की सरकार कब थी? 90 से, लेकिन नहीं मिल रहा था। आज भी आप जान लीजिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2005 में जब हम अध्यक्ष बने, तब जो है हम लोग लड़ाई लड़े थे दिल्ली में जाकर के, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे, तब उस चीज को लागू कराया गया था। हमारे लड़कों को पीजी में शोध में एडमिशन नहीं मिलता था, शोध में आरक्षण के लिए अलग से लड़ना पड़ा, आज एडमिशन होने लगे। पहले प्रोफेसरों के लड़के जो पढ़ने में 3rd डिवीजन थे, कुछ नहीं आता था, उनको अपने अंडर में पीएचडी करा करके उसी विश्वविद्यालय में टीचर बना लेते थे। आज अगर जब ओबीसी एससी जागरूक हुआ तो 4-4 परीक्षाएं करानी पड़ती हैं। यूजीसी पास करो, नेट और जेआरएफ हो, करेक्ट पास करो, फिर 4 फर्स्ट क्लास हो, मेरिट में आओ। तो इस तरीके से ये रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग परिश्रमी हैं, मजदूर किसान के बेटे हैं, परिश्रमी हैं। हम लोग जो है पढ़ाई करने से और परिश्रम करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कब तक कब्जा किए रहोगे? सदियों से सताए हो, लेकिन अब हम लोगों को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे समाज में भी जागरूकता आ रही है। इसलिए ये लोग धर्म का आड़ लेते हैं और जात का आड़ लेते हैं और बांटने का काम करते हैं, नफरत का काम करते हैं जो है, और तुष्टीकरण का